वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम नवम कक्षा का छठा अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने ये एक व्यंग शैली में लिखा है। अब व्यंग क्या होता है बेटा? किसी चीज़ पर कटाक्ष करना। जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती, जब आप उस पर तीखे शब्दों से प्रहार करते हैं, उसे कटाक्ष या व्यंग कहते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। अध्यापन होता बेटा पढ़ाया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग लेखक बेटा मैंने आपको बताया, जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं उस पर जो तीखे शब्दों से अपना साहित्य रचता है, उसे व्यंग कहते हैं। अग्रणी होता है जो सबसे आगे थे, आगे वाले लेखकों में थे, तो वो एक व्यंग लेखक थे। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनका उपन्यास है। तब की बात और थी, या भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में, ये सारे उनके बेटा निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी उनके व्यंग संग्रह है, और उनमें से ही ये प्रेमचंद के फटे जूते भी लिया गया है। ये सब उल्लेखनीय और बहुत ही पसंद किए गए हैं। भारत जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। वो कहते हैं कि भारतीय जीवन में जो पाखंड है और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अंतर्विरोध कि हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, या बेईमानी है, इन पर उन्होंने बहुत सारे व्यंग लेख अपने लिखे हैं। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब जो साहित्य जिसे पढ़कर आपके मन मस्तिष्क में बदलाव आ जाए, वही साहित्य जो है उत्कृष्ट साहित्य होता है। तो कहते हैं कि उनका जो व्यंग लेखन है वो व्यक्ति में परिवर्तन की चेतना पैदा कर देता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये सिर्फ कोरा हास्य, इसमें हास्य भी है, पर ये मात्र कोरा हास्य नहीं है, ये आदर्श की तरफ व्यक्तियों को ले जाता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे। बहुत उनकी कठिन भाषा नहीं होती थी, सामान्य शब्दों का प्रयोग करते थे, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। संरचना होता है बेटा किसी चीज़ को लिखना, बनाना, पर जो उनका संरचना का अनूठापन था, अलग सा एक तरीका था उनका लिखने का, उसके कारण उनकी जो भाषा थी उसकी मारक क्षमता, मतलब वो पढ़ने वाले के मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ जाती थी और उसे मजबूर कर देती थी सोचने पर कि परसाई जी क्या कह रहे हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते बेटा एक शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। देखो बच्चों, कोई भी चैप्टर जो आपके सिलेबस में डाला जाता है, उसमें कुछ सीख होती है जो आपके व्यक्तित्व में आए, इसलिए वो चैप्टर आपको डाला जाता है। तो इसमें लेखक ने प्रेमचंद की जो व्यक्तिगत सादगी थी, वो एक सादा इंसान थे, और जो उनकी रचना में अंतर्भेदी होता है किसी के अंदर तक जाकर उसके भेद को जान लेना। सामाजिक दृष्टि, जो समाज के अंदर जो चल रहा है उसको देखने वाली जो दृष्टि थी वो उनकी थी, और उस पर जो है, और आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, होता कुछ है, दिखावा कुछ करते हैं, अवसरवादिता,
मौके पर आपके दोस्त बन जाते हैं, अवसर निकालने के लिए आपसे अच्छे हो जाते हैं, फिर बदल जाते हैं, उस सब पर इन्होंने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। तो शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर बहुत मज़ेदार चैप्टर है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ये परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जो साहित्यिक लेखक हैं, तो उनका एक चित्र उनके सामने है जो पत्नी के साथ है। फोटो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खिंचवाया हुआ है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता है, धोती पहने हुए हैं, कनफटी चिपकी हुई है, मतलब कान बिल्कुल चिपके हुए हैं, और गालों की हड्डियां उभर आई हैं। कमज़ोर, पतले, दुर्बल व्यक्ति हैं, पर घनी मूछों से चेहरा भरा भरा बतलाती है। ये उनका बेटा शब्दों में उनका चित्र वर्णन किया है। और पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद होता है बेटा फीते, वो बेतरतीब बंधे हुए हैं, बड़े तरीके से नहीं बांधे हुए हैं। और लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है। जो आपने देखा होगा, जब आप शूज़ बांधते हैं तो आपके जो लेसिस होते हैं उनमें लोहे की आगे छोटी सी प्लेट लगाई होती है, तो वो बहुत बेतरतीब तरीके से यूज़ करने के कारण वो भी निकल गई थी, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती थी। तब बंद कैसे भी कस दिए थे, मतलब ऐसे ही उन्होंने बस बांध दिया था जूता। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। पाँव में जो दाहिना जूता है वो ठीक है, पर आपका बायां, जो उनका प्रेमचंद जी का जो बायां जूता था वो फटा हुआ था और उनकी उंगली बाहर आई हुई थी। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। परसाई जी कहते हैं कि मैंने जब फोटो देखा तो मेरी दृष्टि होता है नज़र, उस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ, फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। क्योंकि जब फोटो तो व्यक्ति उस पोशाक में खिंचाता है जो उसकी बेस्ट पोशाक होती है, पोशाक होता है ड्रेस। तो वो कहता है कि अगर ये व्यक्ति फोटो के लिए ऐसे कपड़े पहन रहा है तो आम जिंदगी में कैसे पहनता होगा। ये एक परसाई के मन में प्रश्न आया। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में दिखाई देता है। तो वो मतलब जैसे वो हैं उनमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही वो फोटो में रहते हैं। और आम व्यक्ति क्या करता है, हम दिखावा दिखाते हैं तो हमारी पहनने के कपड़े और होते हैं। जब हम फोटो वगैरह खिंचवाते हैं तो हम अपने आप ना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दिखावे की प्रवृत्ति चाहे ना चाहे हमारे अंदर होती है। फिर वो कहते हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। फिर वो उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। परसाई जी कहते हैं कि फिर मैं उनके फोटो में चेहरे की तरफ देखता हूँ और उनसे एक मन से प्रश्न पूछता हूँ कि हे मेरे साहित्यिक पुरखे, पुरखे होता है हमारे पूर्वज, और साहित्यिक उनको इसलिए बोला गया क्योंकि प्रेमचंद जो है एक बहुत ही उम्दा साहित्यकार थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, बहुत कुछ लिखा है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं, ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। ये प्रश्न पूछते हैं वो उनसे कि आपकी उंगली बाहर दिख रही है, जूता फटा हुआ है, क्या आपको ज़रा भी लज्जा नहीं आ रही, ज़रा भी संकोच नहीं है इस बात का। क्योंकि हमें हमें तो इस बात की लज्जा आती है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। वो कहते हैं, वो एक प्रश्न करते हैं कि हाँ, व्यंग छुपा हुआ है बच्चों, कि आप ऐसे कितने बेपरवाह हैं और आपको इतनी भी समझ नहीं कि अगर आप धोती को थोड़ा नीचे खींचते तो उंगली ढक जाती और आपका दिखावा हो जाता। तो वो कहते हैं, पर इसके बावजूद, जूता फटा होने के बावजूद, उंगली दिखने के बावजूद भी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है। उसने प्रेमचंद जी के चेहरे पर कोई ऐसा संकोच नहीं है कि उनका जूता फटा है, वो पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए थे। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा,
तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, क्योंकि परंपरा क्या होती है, जब भी हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो ऐसे चाहे हमारा चेहरा कैसा भी हो, पर फ़ोटो खिंचवाते वक्त हम एक स्माइल फेस पर ज़रूर देते हैं। तो कहता है कि जैसे ही फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज़ कहा होगा, तुम दर्द के गहरे कुएं के तल से कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब दर्द का गहरा कुआं क्या, वो कहते हैं क्योंकि प्रेमचंद जो एक साहित्यकार थे और समाज का जो दर्द था उसे वो अपनी कहानियों में उकेरते थे, अपने उपन्यासों में उकेरते थे। तो कहते हैं कि जब आप उस दर्द के कुएं से अपनी मुस्कान को अभी फेस पर ला ही रहे थे, तब तक फोटोग्राफर ने आपका फ़ोटो खींच लिया और थैंक यू बोल के अपना काम ख़त्म किया। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। वो कहते हैं कि ये जो आपकी मुस्कान है ये विचित्र है, ये अधूरी है, ना पूरी तरह से हंस रहे हो, आप हल्का सा हंस रहे हो, मानो आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, ये लेखक कहता है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी और पर हंस रहा है। ये प्रश्न हरसाई जी के मन में आया कि ये कैसा आदमी है, खुद तो इसके जूते फटे हुए हैं और ये औरों पर मुस्कुरा रहा है, हमारे ऊपर मुस्कुरा रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो। परसाई जी कहते हैं अगर तुम्हें फ़ोटो खिंचवाने की तहजीब ही नहीं थी तो ना खिंचवाते, फ़ोटो खिंचवाने से भला क्या हो जाता। पर फिर वो कहते हैं कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। तो पत्नी हट तो सभी जानते हैं, बाल हट पत्नी हट, ये इसके आगे तो पुरुष को झुकना पड़ता है। तो पत्नी के हट के आगे उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया होगा। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। परसाई जी कहते हैं कि ये अपने आप में कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो जूता होता। और मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलैश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये दशा देखकर मेरा रोने का मन कर रहा है, पर जब मेरी नज़र तुम्हारी आंखों पर पड़ती है जिसमें क्या है, एक तीखा व्यंग है, तो मैं एकदम रुक जाता हूँ कि आप इतने भी दया के पात्र नहीं हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने से पहले जूते मांग लेते। ये परसाई जी कहते हैं कि फ़ोटो का महत्व नहीं प्रेमचंद समझते, मतलब दिखावे का महत्व वो नहीं समझते थे कि दिखावा क्या होता है। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते नहीं मांगे गए। वो उन्हें कहते हैं कि लोग तो पहले बेटा इतना ज़्यादा हमारा आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो लोग शादियों में कोट भी किराए पर ले आते थे, मांग कर ले आते थे, और जो बारात जाती थी तो गाड़ियाँ भी किराए पर आती थी या मांग ली जाती थी किसी से। अब तो घर घर गाड़ियाँ हैं। तो कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते, मतलब सुंदर स्त्री के साथ फ़ोटो लोग खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं कि किसी की भी पत्नी हो पर वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और तुम हे साहित्यिक पुरखे, तुम कैसे हो, तुमसे जूते ना मांगे गए। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, कि तुम तो फ़ोटो का महत्व ही नहीं जानते, तुमने फ़ोटो खिंचवाया क्यों। आपको तो यही नहीं पता कि फ़ोटो में हमें सबसे सुंदर दिखना चाहिए। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी भी फ़ोटो भी गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। उनका कहने का मतलब ये है कि हम जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम पूरे तैयार होकर जाते हैं और परफ्यूम वगैरह सब लगा के जाते हैं, हालांकि फ़ोटो में परफ्यूम की खुशबू नहीं आनी होती है, पर वो कहते हैं फिर भी हम इतना तैयार होकर जाते हैं। तो वो प्रेमचंद को कहते हैं कि तुम्हें फ़ोटो खिंचवाने की समझ ही नहीं है कि आप इतने सादे व्यक्ति हो, इतने साधारण व्यक्ति हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप जैसे रियल लाइफ में हैं वैसे ही आप फोटोजेनिक लाइफ में हैं। आपको दिखावा नहीं है। तो यहाँ तक था बेटा हमारा भाग 1, और अगले वीडियो में हम करेंगे भाग 2। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।